अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर और आज हम बात करने जा रहे हैं बलोच राजी अजोई संगर ब्रास की। आ, बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट 2-3 दिन पहले सामने आई थी। मैंने अपनी एक गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर इसका हल्का फुल्का जिक्र जरूर किया था, लेकिन आज थोड़ा सा हम इस पे क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि ये जो अपडेट आई है, जो कि एक बड़ी मीटिंग जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, जिसके बारे में उनकी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ था कि 3 दिन तक चलती रही और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लोकल लेवल पर बहुत सरगर्म हैं बलूचिस्तान के अंदर, और सारे के सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप कहलाते हैं। अस्करियत पसंद ग्रुप भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो कहने को दहशतगर्द ग्रुप भी कहती हैं। तो इसके अंदर BLA, BLF, BRC और सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये ग्रुप, इन 4 ग्रुपों के लीडरशिप मौजूद थी। इस पे बात करते हैं। इस पे हम थोड़ा सा एनालिसिस इस लिहाज से करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जो तब्दील होती हुई हिकमत अमली है ब्रास की, और नई जंगी हिकमत अमली, और इसके अंदर जो एक इर्तका आ रहा है उस हवाले से कि अस्करियत पसंदी और इसकी हिकमत अमली, और इसमें इर्तका किस नौइयत का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि ये हरगिज़ किसी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को, किसी लीडरशिप को ग्लोरीफाई नहीं करने इसका मकसद ये है कि वहाँ के हालात के ऊपर तफसीली जायज़ा लिया जा सके। मैंने पीछे भी कुछ दिन पहले प्रोग्राम्स किए थे इस हवाले से, काफ़ी डिटेल के अंदर, और इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुमकिन स्टेक होल्डर्स हैं और वाज़ेह जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी हिकमत अमली और उनके हवाले से डिटेल में डिस्कस किया जाता, कि हमें बलूचिस्तान का इशू प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो सके। तो जैसे मैंने कहा कि हम अस्करियत पसंदी और जिद्दत, जो उसके अंदर जिद्दत आ रही है बलूचिस्तान के अंदर, जिसको हम कवर कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, कॉन्फ्लिक्ट के तनाजुर से, हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि इसको एज कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस किया जाए, बल्कि हम इसके अंदर कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी भी हिकमत अमली लोगों के सामने पेश कर सके, जिससे सूरत हाल जो वायलेंस है ख़ुसूसन वो कम हो और लोगों की जानें ना जाएं। तो इस हवाले से जो आज का जो प्रोग्राम है, तो डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया कि ये किसी को ग्लोरीफाई करना इसका मकसद नहीं है, बल्कि इशू को डिटेल में समझना इसका मकसद है, और जिस हद तक कोशिश कर सके हम, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके। तो जो और दूसरी बात साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि काइंडली हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिटेल और बड़ी कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव और या न्यूट्रल रह के, न्यूट्रल भी ऑब्जेक्टिव भी दोनों बड़े सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर किसी पार्टी का हिस्सा ना बने और एक बैलेंस पिक्चर पेश कर सके। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, तो उसके साथ जुड़े रहिए। हमने देखा कि जो ये अपडेट आई थी उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि हम अपनी एक मुकम्मल जो एक अस्करी जद्दोजहद है उसके अंदर जिद्दत लेके आएंगे, और इसके हवाले से उन्होंने जिक्र किया था गोरिल्ला वारफेयर का, ऑपरेशंस का उन्होंने जिक्र किया था, और उन्होंने कहा था कि जो बिखरी हुई बलोच जो क़यादत है, इस किस्म के ग्रुप्स जो एक्टिव है, जिनका नाम मैंने शुरू में लिया, बार बार लेना ज़रूरी है तो यूट्यूब ब्लॉग भी कर देता है बाज़ औक़ात, तो मेरी एक वीडियो हुई भी थी। तो उस हवाले से उन्होंने कहा था कि इन सबको इकट्ठा किया जाएगा, और माज़ी में भी ये कोशिशें होती रही हैं। आप लोगों को इस हवाले से मालूम है कि एक जो शख्सियत थी, जो बड़ी एक्टिव रही इस हवाले से, और हमने फिर उसको देखा कि वो किसी ऑपरेशन के अंदर जो मिलिट्री का ऑपरेशन था, पाकिस्तान मिलिट्री का, उसके अंदर वो पकड़े गए। उनका नाम था गुलजार इमाम, और शंबे के नाम से वो जाने भी जाते थे, और उनकी अपनी एक पार्टी भी थी जिसका नाम था कि बलोच नेशनल आर्मी। तो ये जो बलोच नेशनल आर्मी है, बेसिकली ये उसी को, ब्रास को ही कहा जाता है। इसका जो बुनियाद है वो कहते हैं कि गुलजार इमाम ने रखी थी, शंबे ने यानी कि, और शंबे इस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जब इनको कैप्चर किया था, उसमें ISPR ने खुद भी एक बड़ी डिटेल
प्रेस रिलीज़ जारी की थी। प्रिसाइज़ली वो सितंबर नहीं अप्रैल 7 अप्रैल 2023 को जारी हुई थी। उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि बहुत हाई वैल्यू टारगेट है और डेप्टी टू रामदास बुट्टी भी 2018 तक सर्व करते रहे, 2011 से लेकर ऑनवर्ड। और फिर इनको बड़ा इंस्ट्रूमेंटल समझा जाता है कि इनकी जो फॉर्मेशन हुई है ये बलोच नेशनल आर्मी, या फिर जिसे हम बलोच राजी अजोई बलोच राजी अजोई संघर कहते हैं। तो इसके हवाले से बड़ी क्रूशल समझा जाता है इनका रोल, कि उन्होंने इसकी फॉर्मुलेशन की थी और फाउंडेशन फाउंडर भी समझे जाते हैं, और इनकी बड़ी कोशिशें रही हैं जब तक कैप्चर नहीं हुआ 2023 तक, कि जो क़यादत है मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं और बड़े इंस्ट्रूमेंटल भी हैं, इनकी क़यादत के साथ बैठकर इनको इकट्ठा करके एक जॉइंट फ्रंट सामने लाया जा सके। अब हालिया दिनों में इस वाले से कौन इसको हेड कर रहा है ब्रास को, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और लेकिन जो इनकी जो अभी जो काविश थी वो फाइनली जो इन्होंने जो तगदो कर रहे थे कि इन सब ग्रुप को इकट्ठा बिठा के एक जॉइंट आर्मी, जिसे हम ये जिसका नाम इन्होंने बलोच नेशनल आर्मी दिया है, इसको एक्टिवेट किया जा सके, ताकि जो कार्रवाइयाँ ये सारे अपने अपने जगह पर आइसोलेशन में करते थे, वो अब मज़ीद इनके अंदर जिद्दत आ सके, जिद्दत के साथ साथ इसके अंदर शिद्दत भी आ सके। तो ये इनका जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इस प्रेस रिलीज़ के अंदर उन्होंने मज़ीद कुछ इस जिद्दत के हवाले से बात की है कि सिर्फ ये नहीं कि हम कार्रवाइयाँ करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमारा जो दूसरे फ्रंट्स हैं, ख़ुसूसन टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने कहा है डिजिटल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा उसकी जो पावर है उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और उसके हवाले से पूरी कोशिश की जाएगी कि लोगों को एंगेज किया जा सके डिजिटल के हवाले से। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है उसको भी मजबूत करेंगे और बहुत इफेक्टिवली कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस हमारा काम करे। और फिर उन्होंने साथ साथ ये कहा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम साइबर वॉरफेयर के अंदर भी, यानी कि प्रोपेगेंडा प्रॉपर अपने हक में वो ये करेंगे। उस हवाले से उन्होंने पूरा साइबर वॉरफेयर के हवाले से एक पूरी हिकमत अमली शायद बना ली हुई है। तो अब इन तमाम जो चीज़ें हैं इससे ज़ाहिर होता है कि अब ये अ, कोई टूटी-फूटी या फिर आइसोलेशन में काम करने वाली जमातें शायद नहीं बन के रहना चाहती हैं, बल्कि एक चाह रही है कि एक ही फ्रंट से, जॉइंट फ्रंट से जो भी इनके ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने के लिए लड़ा जाए, और मुसलसल जो मुज़ाहमत है उसकी तरफ जो ये सारा मामला है वो मज़ीद शिद्दत के साथ बढ़ रहा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मज़ीद जो वायलेंस है बलूचिस्तान के अंदर बढ़ेगा, इनकी जो कार्रवाइयाँ अगर ये अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाती हैं। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम चीन को ख़ुसूसन चीन और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो ये समझते हैं कि बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है, उसको ये टारगेट करेंगे। सीपेक का जितना भी काम, सीपेक के जो फ्रेमवर्क के अंडर काम बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, उसको उन्होंने कहा कि हम टारगेट करेंगे। इस हवाले से उन्होंने अगर हम देखें कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहे हैं, तो एक तो कुछ रोड्स पे काम हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन मेन जो काम है वो गवादर के अंदर चल रहा है। गवादर के अंदर मेन सेंटर पॉइंट है, जिसको हमने शायद गुज़िश्ता प्रोग्राम में हल्का-फुल्का डिस्कस भी किया हो, लेकिन इस हवाले से थोड़ा-सा बताता चलूँ कि चाइना की जो हिकमत अमली है उसमें वो गवादर को बहुत अपना जो बीआरए है, बीआरआई सॉरी, बीआरआई के अंदर जो कि बेल्ट एंड रोड रोड इनिशिएटिव है, उसके अंदर इसको बहुत फोकल पॉइंट कंसीडर करता है, क्योंकि वो समझता है कि इस रूट के ज़रिए ख़ुसूसन जो ग्वादर के अंदर पोर्ट है उसको यूटिलाइज़ करके वो अपनी ट्रेड यहाँ से अफ्रीका और मिडल ईस्ट और इन तमाम रीजन्स के अंदर और यूरोप के अंदर इसको बहुत बआसानी अपना इसको कंडक्ट कर सकता है, और अपने जो उसके इकनॉमिक अज़ाइम है उसमें अ, आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ उसकी जो हिकमत अमली है उसके प्लान के अंदर ये भी मौजूद है कि वो गवादर के अंदर एक नेवल बेस भी बनाने का ज़िक्र कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ उन्होंने।
इस हवाले से ज़िक्र किया हुआ है। अगरचे ये चीज़ें मीडिया में दबे अल्फाज में रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इस हवाले से कोई हिकमत अमली पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया। लेकिन इसकी वजह ये है कि वो चाहता है कि जब वो यहाँ से ट्रेड करे, तो उसकी अपनी जो नेवल बेस होगी, इस पे उसकी मिलिट्री की प्रेजेंस होगी, तो वो इस रीजन पूरे उसको अ, एक तरीके से इसके ऊपर अपनी इजारादारी कायम कर सकता है। इजारादारी इन ए वे उसको डर है, उसको खदशा है कि जो इंडिया है वो उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए उसने अपनी यहाँ पर नेवल बेस के क़याम के हवाले से बात कर रखी है। और दूसरी वजह ये भी है कि जो इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चल रही है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसके लिए वो समझता है कि ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। फिर पाकिस्तान में चीनी सिक्योरिटी फोर्सेस की बढ़ती हुई मौजूदगी, ज़ाहिर बात है ये भी एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहते हैं कि जिस किस्म की अटैक्स इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने ख़ुसूसन जो कराची के अंदर उनके काउंसलेट के ऊपर हुआ, फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर उनके जो कन्फ्यूशियस सेंटर था उसके ऊपर अटैक्स हुए। फिर इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज वाला अटैक हुआ, उसके अंदर अगर कुछ शायद चाइनीज़ इन्वॉल्व हो, उनकी कुछ डेथ वगैरह या इस किस्म की कैजुअल्टीज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अ, और भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर अभी हालिया कुछ अरसे पहले उनके जो कॉन्वॉय है उसको हिट किया गया था। तो ये उसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं तंज़ीमों में से किसी एक ने कबूल की थी। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप सबको पता है वो कौन-सी तंज़ीम थी। मजीद ब्रिगेड डेफ़िनेटली उसकी एक और ज़िली तंज़ीम है। तो अ, जो ये सिक्योरिटी के जो चाइना समझता है कि लैब्स हैं, इसको शायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस इसको इससे नबूर्द आज़मा होने और उनके जो शहरी हैं पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जो काम करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। इसलिए वो चाहता है कि उनकी अपनी फ़ोर्सेस के लोग पाकिस्तान में मौजूद हों। ये पाकिस्तान कहता है कि हमारी खुद दाख़िली खुद-मुख्तारी के एक बहुत बड़ा मसला है। और सालमी मुल्क की सालमियत को तो ख़ैर वो दूर की बात है, लेकिन सॉवरेनिटी ये जो खुद-मुख्तारी है, उसके लिए वो समझता है कि बहुत बड़ा मसला है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अभी तक इस हवाले से भी कुछ एग्री नहीं किया और चाइना इस वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट भी है कि पाकिस्तान को उनकी जो शराइत है वो माननी चाहिए। लेकिन ये उनके प्लान्स हैं। अगर मामलात इसी तरीके से बढ़ते रहे तो जो सॉवरेनिटी है पाकिस्तान की और डेफ़िनेटली बलूचिस्तान के अंदर भी जब उनकी प्रेज़ेंस अगर होती है तो फिर बलूचिस्तान की सॉवरेनिटी उसके ऊपर भी हट जाएगा। तो इस हवाले से इस जो ब्रास है उसने ब्रास तो नहीं अभी जो काविश हुई है उसमें उसके तहत उन्होंने इस चीज़ का अ, इशारा दिया है कि वो चीनी जो इन्वेस्टमेंट है उनके लोग हैं उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि ये वो समझते हैं एक्सप्लॉइटेटिव मंसूबे हैं। फिर इसी तरीके से उन्होंने जो एक और इम्पॉर्टेंट हिकमत अमली का इज़हार किया है ब्रास की तरफ से वो ये है कि सिर्फ़ यही नहीं कि वो जो अटैक्स हैं वो करेंगे या फिर साइबर वॉरफेयर के अंदर उसका हिस्सा बनेंगे या दीगर। तो उन्होंने कहा कि हम सफ़ारती हिकमत अमली का भी एक प्लान रखते हैं और आलमी हमायत हासिल करने के लिए वो सफ़ारती जो फ़ोरम्स है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अ, कोशिशें करेंगे। और ये मेरे लिए बड़ा अचंभे की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस ग्रुप को डेफ़िनेटली एक ऐसा ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि ब्रास खुद भी बाकी दीगर तंज़ीमों के अलावा ब्रास खुद भी इंटरनेशनल और पाकिस्तान लोकल कवानीन के मुताबिक मुताबिक एक बैंड ऑर्गेनाइज़ेशन है, बैंड आउटफिट है। तो ये कैसे एक बैंड आउटफिट सफारती लेवल पर जाकर एंगेज करने की कोशिश करेगी मुल्कों के साथ या मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएन वगैरह। तो इस हवाले से आई थिंक कि फ्यूचर की जो इनकी हिकमत अमली है उसके ऊपर गहरी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग होगा कि वो किस तरीके से ख़ुसूसन जैसे वो कहते हैं कि इक़्तिसादी तौर पर जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ख़ुसूसन बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव हैं बलूचिस्तान के अवाम के और वहाँ के सूबे के हवाले से। तो इसलिए देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स के ऊपर
یہ اس کو اکنالج کرواتے ہیں یا اس کو ریز کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو چیلنجز ہیں وہ چیلنجز میں نے ان کا کچھ ذکر کیا کہ اگر براس کو اگر انہوں نے ایک جو انہوں نے ذکر کیا کہ بلوچ نیشنل آرمی ہم ترتیب دینا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے فیصلوں کا ذکر بھی کیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس ویڈیو میں بھی، پہلی والی ویڈیوز کے اندر بھی. لیکن چیلنجز ماضی میں بھی رہے ہیں کہ کتنی افیکٹو یہ ہو سکتی ہے حکمت عملی. جس قسم کے حالات بلوچستان میں بنے ہوئے ہیں، اگر یہ افیکٹو ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو وائلنس ہے وہ بہت زیادہ لیول پہ بڑھ جائے گا. اور پھر ایک اور چیز جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں ان کو ایک گروپ کے اندر تشکیل دے کر ایک یونیفائڈ قسم کی لیڈرشپ کا بھی اعلان کیا جائے گا. تو یہ مجھے حکمت عملی تھوڑی سی ایسی ہی لگتی ہے جیسے تحریک طالبان پاکستان نے، اور پھر اس سے پہلے طالبان افغانستان طالبان، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. چھوٹے چھوٹے اسپلنٹر گروپس جو تھے ان کو ساتھ ملا کر ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا تھا. اور اسی طریقے سے TTLP نے بھی ایسے ہی کیا تھا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی ایسی ہی حکمت عملی اپنائی ہے. لیکن یہاں پر جو مختلف گروپس ہیں اس سینیریو میں براس کے اندر، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. بہت ساری جو گروپس ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ سوشلسٹ آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، BLF جیسے ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیگر گروپ، اور بہت سارے ایسے گروپس ہیں جیسے جو کہ اس کے اندر جو بلوچ نیشنلزم ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کو ٹو کرتے ہیں اور اس کو زیادہ مانتے ہیں. تو اس کے اندر یہ چیزیں دیکھنے والی ہوں گی کہ ان کے درمیان جو قیادت ہے وہ ان کے آپس کے اختلافات جو ماضی میں بھی رہے ہیں وہ کس طریقے سے یہ اس کو بالائے طاق رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو مختلف گروپ ہیں ان کے اوپر مختلف ممالک کہتے ہیں ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، جیسے ایران کا. پھر اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی رجیم ہے ان کا. پھر اسی طریقے سے انڈیا کا بارے میں بھی کہتا ہے، پاکستان بھی کہتا ہے، لیکن ایران کے حوالے سے پاکستان اتنا نہیں کہتا. تو ان ممالک کا ان گروہوں کے جو اس کے اندر جس وراثت کے اندر موجود ہے ان کے اوپر جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑا میٹر کرے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپس میں یہ گروپس آگے کتنی دیر تک چل سکیں گے بلوچستان نیشنل آرمی کے پلیٹ فارم کے انڈر. پھر اسی طریقے سے بہت ساری ایسی جو مسائل ہیں وہ پاکستان اسٹیٹ کے لیے کھڑے ہوں گے اور سیکیورٹی فورسز کے لیے ڈیفینیٹلی کھڑے ہوں گے اگر وہ اس قسم کا ایک مضبوط اور مربوط اور منظم گروہ کریٹ کر لیتے ہیں. تو پھر ڈیفینیٹلی جو فوجی کارروائیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. آپ نے حالات ڈیفینیٹلی فالو کیے ہوں گے خیبر پختونخوا میں، خصوصاً 2005-06 کے بعد. پھر آج تک خیبر پختونخوا میں جو وائلنس ہے وہ میس اسکیل پر ہے. وہاں سے جس قسم کی ملٹری نے آپریشنس کیے ہیں تو بہت زیادہ میس لیول پر وہاں سے لوگوں کو ڈسپلیس بھی ہونا پڑا ہے، آپ کو معلوم ہے. تو اس قسم کی صورتحال بھی بن سکتی ہے فیوچر میں، لیکن اللہ کرے ایسے صورتحال نہ بنے. لیکن بہترین حل یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات جو کہ پائیدار امن کے لیے بہت ضروری ہیں. اور آئی تھنک کہ اس سے بہتر کوئی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی. ہم بار بار کہتے ہیں کہ وائلنس چاہے وہ ایک طرف سے ہو یا دوسری طرف سے، وہ مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے. نہ کارروائیاں اوپنلی آپریشنز ملٹری کو کرنا چاہیے، اور نہ ہی امپلیسٹ طریقے سے جیسے کہ لوگوں کو غائب کرنا اور پھر اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس ہے. لیکن ماضی میں انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اس چیز کا کنفیشن بھی کیا ہے. خیر، تو یہ ساری صورتحال ہے. میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. تو آج کے ڈائلاگ کے اندر میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. اس چیز کو اگر ہم ڈائجسٹ کر لیں سمجھ جائیں گے کہ ہمارے جو بلوچستان ہے اس کے اندر جو مسائل ہیں انریسٹ کے، بے سکونی کے،
اور انسیکیورٹی جو بڑھ رہی ہے، اور اس کے اندر تمام جو ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر. تو آئی تھنک کہ یہ کافی انفارمیٹیو انفارمیشن ہوگی. اگر آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی جو فیڈ بیک ہے اس کا انتظار رہے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے